एनीवे वो 2 चैप्टर्स है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। और तुम जेई मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आज बच्चे जो क्लास वाले हैं वो करके लाए थे होमवर्क, तो बोले कि सर हमने लगभग 40 क्वेश्चन 2 दिन में, मतलब पर डे 30-40 के एवरेज से सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर तुमको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है तो हर टाइप के 2-3 क्वेश्चन तो होते ही है लाइन से, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि अल्टरनेट क्वेश्चन करते चले जाओ, क्योंकि उससे भी तुम्हारा सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा। आती है बात समझ में? हाँ, क्योंकि एक टाइप के लाइन से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है, टॉपिक वाइज भी किया उन्होंने। तो अगर तुमको करना है तो अल्टरनेट क्वेश्चन करते चले जाओ, पर अदरवाइज मतलब यहाँ वाले तो बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चंस सॉल्व। हाँ, ये होगा कि हमको डाउट क्लासेस, मेरे को डाउट बहुत सारे लेने पड़ेंगे, बट वो ठीक है, डाउट इज मोर इम्पोर्टेंट इन ड्रॉपर बैच। थ्योरी तो मैं एक्चुअल में बहुत तेजी से करा सकता हूँ, अगर मैं सारे प्रूफ ना करा के सिर्फ फॉर्मूले बताता चला जाऊँ तो थ्योरी तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके, और समृद्धि आज आवाज आ रही है आपको क्लियर? अच्छा, कुछ चेंज किया आपने कनेक्शन में? जियो का है क्या आपके पास, जो नया वाला जियो कनेक्शन आया है ब्रॉडबैंड? अच्छा 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 अच्छा। मुझे नहीं, वो जो घर पे, हाँ अगर घर पे वाईफाई वाला हो ना तो उससे हो जा रहा है। अच्छा, हाँ हाँ बोलो। नहीं, सिर्फ आर्यन है आईआईटी वाला, और वो 12th का है। वो सिर्फ 3 दिन अटेंड करेगा इस बैच में, मतलब 12th वाले दिन में अटेंड करेगा, 11th वाले में नहीं करेगा। नहीं, मैंने बोला मेंस और एडवांस के छोड़ सकते हो आप। हाँ, वो छोड़ सकते हो। उस टफनेस का नीट में आएगा भी तो आपके पास टाइम नहीं होगा उतना करने का, कि वो 2-3 मिनट से कम में तो होगा नहीं। 30 मिनट्स बाद हो कैसे गया वो तुमसे? यूजुअली जो क्वेश्चन होना होता है वो पहले 5 मिनट में ही हो जाता है सॉल्व। हालांकि बुक में सॉल्यूशन सारे दिए हैं, तो एटलीस्ट मैं तुम लोगों को इस लायक बना दूं कि तुम सॉल्यूशन खुद से समझने लग जाओ। ओके। नहीं, कंडक्ट नहीं करेगा का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं जाने देगा। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है चार्जेस का मूवमेंट अलाउड नहीं है। हाँ, चार्जेस मूव नहीं कर सकते, पर उनका फील्ड बाहर भी पहुंचेगा बच्चा। हाँ, उनका फील्ड बाहर भी जाएगा। ओके। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है चार्जेस अपनी जगह फिक्स्ड है, जहां पे रख दोगे वहीं पे बैठा रहेगा। ओके। यार वो नहीं आ पाया आर्यन, बाकी तुम तीनों तो हो। तुम तीनों नीट वाली हो, है ना? सार्थक, यू आर ऑल्सो फॉर नीट, एंड समृद्धि इज ऑल्सो फॉर नीट, राइट? समृद्धि, आवाज आ रही है बेटा? यू आर ऑल्सो फॉर नीट ना? ओके। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कई सारे फॉर्मूले पढ़े, तो आई होप तुमने कुछ याद भी किए हो। नहीं तो आपके पास नोट्स है, नोट्स में से देख के यू कैन आंसर। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको आओ एक सेकेंड। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि वी हैव अ चार्ज्ड वायर, इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दी हुई है, और इसके सामने एक पॉइंट है विच इज एट सम डिस्टेंस, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको। और ये एंगल दिए हुए है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, 30-60 नहीं, टेक द एंगल्स एज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है वायर से आर।
तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? कैन यू गाइस कैलकुलेट इट? मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, अपने नोट्स चेक करो। फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था मैंने, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप एंड के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप। फटाफट कैलकुलेट करके इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। तो ना, मेरा कॉपी तो नहीं कर रहे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक्स डायरेक्शन में आया है ये वैल्यू 7/5 के लैम्डा बाई आर। किसी का मैच किया आंसर? वेरी गुड। और वाई डायरेक्शन में आया है 1/5 के लैम्डा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? के लैम्डा बाई आर मैग्नीट्यूड होगा 7/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आती है सबको? अगर कोई वेक्टर पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही होगा। ओके, तो बाय दैट लॉजिक के लैम्डा बाई आर 49 प्लस 1/25 दैट विल बी √2 के लैम्डा बाई आर। किसी का आया? हो गया? आर्यन समझ में आया? समृद्धि गॉट दिस? ओके, ठीक है। मैं बस फॉर्मूला याद दिला रहा था। एक्चुअली मुझे जो क्वेश्चन देना था दैट वाज समथिंग लाइक दिस कि जो मैंने क्लास में आज कराया ये इस तरह से एक स्क्वायर की 3 साइड्स है, चौथी साइड इज इनकम्प्लीट, तो डॉटेड लाइन बना रहा हूं। 3 साइड्स पर चार्ज है। ओके, तीनों साइड्स पर चार्ज है और चौथी साइड एम्प्टी है और इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा तीनों जगह और इनकी लेंथ है एल तीनों की। You have to calculate electric field at the center of the square. इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ओके, चलो डिसाइड करो। स्क्वायर के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? स्क्वायर के सेंटर से मेरा मतलब है जहां पर उसके डायगोनल कट करेंगे उनके इंटरसेक्शन। आ रहा है ना दिमाग में या तुम वेट कर रहे हो मेरा? तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? आंसर तो याद नहीं मुझे। √2 के लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ आया था बाई आर या 2√2। बच्चों 3 साइड्स हैं और तीनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तीनों का एक साथ सोचने की बजाय कैन यू जस्ट थिंक अबाउट वन साइड? सिर्फ एक साइड के बारे में सोचो तो शायद क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। एक सिंगल साइड है और उसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये फाइनाइट वायर है पर तुम्हें सिमेट्री दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ये एंगल अल्फा और बीटा कितने होंगे? 45 डिग्री 45 डिग्री। समझ में आती है सबको ये बात? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम याद करो तो वाई डायरेक्शन में होता था के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और अगर अल्फा बीटा बराबर है तो ये कट जाएगा तो 0 हो गया। तो अगर सिमेट्री है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस तरफ होगा, गोइंग अवे वाली डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आती है? अब EX की वैल्यू बताओ कोई, पर R की वैल्यू कितनी है, L/2, तो K लैम्डा बाई R साइन 45 प्लस साइन 45, यही होगा ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये कितना हो गया, K लैम्डा बाई R की वैल्यू L/2 और साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2√2 K लैम्डा बाई L। क्या लास्ट स्टेप समझ में आया? इन दोनों को जोड़ के मैंने √2 कर दिया और ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया, तो 2√2 बन गया। ओके, तो एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उससे दूर जाते हुए डायरेक्शन में, और कितना होगा, 2√2 K लैम्डा बाई L। अब क्या तुम मुझे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? 3 वायर है, लेकिन उन 3 में से 2 का तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आती है बात? किन 2 का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे वाले का। ऊपर वाली लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, गोइंग अवे, उसकी वैल्यू E होगी, जो कि ये है। बीच वाली लाइन का इस तरफ होगा, E होगा, और नीचे वाली लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा और E होगा। तो इन 3 वेक्टर का बच्चों रिजल्टेंट कितना आएगा, तो कट जाएंगे। फाइनल आंसर आया EI कैप, यानी 2√2 K लैम्डा बाई L I कैप। नेक्स्ट टाइम कर लोगे ये क्वेश्चन खुद से, क्या लगता है? ओके, लिख लो फटाफट सॉल्यूशन। ओके, हटाऊं इसको? अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, लाइन चार्ज और स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, यही 3 बताए थे ना अभी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज स्फीयर, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर हैज Q चार्ज ऑन इट। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज है, उस पर टोटल चार्ज कितना है, Q। ठीक है, यू हैव टू टेल मी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B। A है सेंटर से R/2 डिस्टेंस पे और B है सरफेस से R/2 डिस्टेंस पे। कैलकुलेट, क्वेश्चन होगा कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स विच आर एट डिस्टेंस R/2 फ्रॉम सेंटर एंड R/2 फ्रॉम सरफेस रेस्पेक्टिवली। समझ में आई बात? इन 2 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताओ। अगर आपको अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। आउटर पॉइंट के लिए KQ/x² इफ x इज ग्रेटर देन r, और अंदर के पॉइंट के लिए KQx/r³ इफ x इज लेस देन r, और सरफेस के लिए इट इज KQ/r² इफ x इज इक्वल टू r। नहीं, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, कौन सा फॉर्मूला, r x लेस देन r वाला, राइट। KQx, x की वैल्यू R/2 अपॉन R³, ये लगाएंगे ना इनसाइड पॉइंट के लिए। हाँ, तुम गलत लगा दी मुझे लग रहा है। और B पॉइंट पर फील्ड, मतलब B के लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला KQ/R। कितना पुट करेंगे, यस,
आर प्लस आर बाई टू। सेंटर से डिस्टेंस थी बच्चों एक्स पूरे टाइम। सारे पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देखो, दोबारा से करो। नहीं करोगे तो नहीं यूज सीख पाओगे, कभी सही जगह पे यूज नहीं करोगे अगर उसका प्रूफ नहीं सीखो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता तुम्हें प्रूफ करना आना चाहिए, पर तुम्हें प्रूफ समझ में आना चाहिए। नहीं समझोगे तो हमेशा गलत सलत जगह इस्तेमाल करोगे उसको। पूरा देश ये याद करके बैठा है, और अभी नहीं करके बैठा है तो एग्जाम से पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की वीडियो में याद कर लेगा। ठीक है, सबको ये पता है, कोई इसका सही से यूज नहीं करता, तो इसलिए डेरिवेशन को समझने की कोशिश करो। समझ में आया? ई ए बाई ई बी किसी ने कैलकुलेट किया? 9/8 आता दिख रहा है मेरे को मेरे आंसर से तो। ओके, हटाओ इसको भी। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन है। एक स्फीयर, इस बार है 3 कंडक्टिंग स्फीयर्स आर प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिकली, मतलब तीनों के सेंटर सेम जगह पे है। तीन स्फीयर है, तीनों की रेडियाई अलग अलग है। इसकी रेडियाई है ए, दूसरे वाले की रेडियाई, तीसरे वाले की रेडियाई है सी, और दूसरे वाले की रेडियाई है बी। ओके, और इन तीनों पे अलग अलग चार्ज भी दिया हुआ है। इस पे चार्ज है Q, इस पे है 2Q, और इस पे है 3Q। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बच्चों। ठीक है, और ये पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पे है। लेट्स से इसको कुछ बोल दिया, पॉइंट P बोल दिया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? सब लोग लिख लो पहले खुद सोच के, फिर मैं पूछूंगा तब बताना। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों? Q चार्ज सबसे अंदर वाले स्फीयर को दिया है, 2Q चार्ज उससे बाहर वाले स्फीयर के पास है, और 3Q चार्ज सबसे बाहर वाले के पास है। सिचुएशन समझ में आ गई ना सबको? और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 कंडक्टिंग, चाहो तो हॉलो स्फीयर लिख लेना। ठीक है, तीनों पतले पतले स्फीयर है, तभी एक के अंदर एक रख सकता हूं, सॉलिड के अंदर तो सॉलिड रख नहीं सकता। ठीक है, हॉलो स्फीयर से तभी एक के अंदर एक रख पाया। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले याद करा रहा हूं बच्चों, मैं बेसिकली तुमको यूज करना सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हो, सिंपल था, 0 एंड KQ बाई एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन r, for x less than r, and KQ by r square for x is equals to r। क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो इन तीनों में से किसी स्फीयर पे चार्ज चेंज तो हो नहीं सकता। जिसको जितना चार्ज दिए हैं, जब तक वो दूसरे से टच में नहीं है तो कहीं जा तो सकता नहीं है। तो इंडिविजुअली इन स्फीयर्स पर चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो
रहेगा तीनों पे इतना इतना चार्ज ही। आपको पी पॉइंट पर इस क्यू की वजह से कितना फील्ड होगा, क्यू चार्ज की वजह से, सब कुछ भूल जाओ एक सेकंड के लिए। इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चा? जीरो के क्यू बाई आर स्क्वायर या के क्यू बाई एक्स स्क्वायर? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर सही है। दिस इज ड्यू टू ए की वजह से इतना है। क्यू टू क्यों रखा है, ये तो क्यू है ना। इस पे क्यू है, इस पे टू क्यू है, उस पे थ्री क्यू है। क्या कंफ्यूजन है? इसका नाम ए बोल दिया, इसका बी बोल दूंगा, इसका सी बोल दूंगा। ए की वजह से इस पॉइंट, ए की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। बी की वजह से यहां पर कितना फील्ड होगा? के टू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सी की वजह से कितना फील्ड होगा? सी की वजह से वहां पर फील्ड होगा जीरो। आई बात समझ में या नहीं? एक कंडक्टिंग या हॉलो स्फीयर की वजह से अपने अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बाहर के पॉइंट पर उतना ही होता है जितना उसको पॉइंट चार्ज मान के कैलकुलेट करे तो आता है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको, ये बस ध्यान रखने वाली चीज है, जल्दबाजी में गलती मत करना। अच्छा, आज मुझे बताना है एक नई चीज, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तीनों स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस x ही था ना, सेंटर से रहनी है डिस्टेंस बेटा। ओके, अच्छा, अब चार्ज रिंग क्या होती है? चार्ज रिंग होती है इस तरीके से, ये एक रिंग है और इसको पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे दे दिया। इनमें से हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इस एक चार्ज के लिए बनाऊं तो इसका ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा? अगर मैं पूछूं कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो तुम सोच सकते हो कि हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर अलग अलग डायरेक्शन से आएगा और सारे के सारे एरोस सेंटर पर क्या हो जाएंगे? बोलो, मेरे सेंटेंसेस पूरे किया करो भाई। कौन रखो, 3 तो लोग हो तुम, 3 या 4। सेंटर पे कैंसिल हो जाएंगे या नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगा। अब इस रिंग को मैं साइड व्यू बना दूं अगर इस तरह से, और इसकी एक्सिस ये है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अगर एक्सिस के किसी पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो वहां पर तो सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगा। इस पॉइंट का, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा होगा, वो यहां पर जब पहुंचेगा तो इस तरफ होगा डायरेक्टेड। ऐसे इस वाले पॉजिटिव चार्ज का जब यहां पर पहुंचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगा डायरेक्टेड। ऐसे यहां वाले का अब जब पहुंचेगा तो इस तरफ होगा डायरेक्टेड, यहां वाले का पहुंचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आ जाएगी, और आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, और आगे बढ़ोगे तो और ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, पर ज्यादा दूर जाओगे तो वैल्यू वापस से कम होने लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई। अब यहां पर जीरो होगा फील्ड, पर थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पर बहुत दूर चले जाओगे तो वैल्यू वापस से कम होने लग जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है आपको? रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर कोई बनाने को बोले तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सेंटर पे जीरो, फिर इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमा जाएगा, फिर वापस डिक्रीज होगा। दोनों तरफ सेंटर पे जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम जाएगा और फिर वापस डिक्रीज होगा। बहुत दूर चले जाओगे तो वापस से फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक तो तुम्हें ग्राफ पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, किसका? रिंग के लिए। और दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए कि बीच में एक पोजीशन आएगी मैक्सिमा वाली,
और वो पोजीशन होती है x इज इक्वल्स टू आर बाई रूट टू पर, या x इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई रूट टू पर। ये कहाँ से आई अभी मैं प्रूव करूंगा, पर पहले ग्राफ बना लो और ये वाला डायग्राम बना लो। ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, पहले इंक्रीज हुआ, मैक्सिमा पे पहुंचा और फिर वापस से डिक्रीज हुआ। ओके, कोई चीज अगर शुरू में 0 है और फाइनली भी 0 है तो बीच में उसका मैक्सिमा या मिनिमा जरूर आएगा, ठीक है, अनलेस वो पूरे टाइम ही 0 रहे, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। प्लीज ड्रॉ द ग्राफ एंड द डायग्राम और फिर मैं वैल्यू बताता हूँ। तुमने पढ़ा लिया? मैं पढ़ाऊंगा, Get out. नहीं, I will stay. Get out. No, I will stay. Get out. No, I will stay. I will stay. I will stay, Papa. I love you. Oh, Mommy. Papa. ओके, लिख लिया सबने ये? वैल्यू, अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स मैंने एक रिंग बनाई और मुझे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नहीं आता, पर रिंग पर बहुत सारे चार्जेस हैं और मैं उनमें से किसी भी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आता है। तो लेट्स से मैंने रिंग पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया dq और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा dE। ओके, ये जो पॉइंट मैंने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, ये रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर है और रिंग की रेडियस मैं मान रहा हूं r। तो तुम देख सकते हो अगर रिंग की रेडियस r है और ये x है तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चों? z इज इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो dE है उसकी वैल्यू हो जाएगी k q बाई z स्क्वायर। ये कहां से आया? ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर है, इसका मतलब मुझे ये एंगल थीटा चाहिए होगा, रेडियस और एक्सिस के बीच 90 डिग्री होगा। तो आई थिंक मैं कॉस थीटा सेफली लिख सकता हूं, कितना? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस x बाई z। अब मुझे इस dE को, बच्चों वेक्टर्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते पर उनके कंपोनेंट को कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के कंपोनेंट्स नॉर्मल मैथ के अकॉर्डिंग ऐड किए जा सकते हैं। तो मैं इसका x कंपोनेंट निकालूंगा। बच्चों x कंपोनेंट क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे जो चार्जेस हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबके ड्रॉ किए थे वेक्टर्स, और उन सब के x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। मतलब इधर अलग से बना देता हूं, सबके x कंपोनेंट, इस तरह से सबका फील्ड होगा और सबके x कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। समझ में आती है बात? ये सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और सबके x ऐड हो जाएंगे। तो मैं इंटीग्रेट किसको करूंगा? x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं dEx इज इक्वल्स टू dE cos थीटा। dE कितना है? k dq बाई z स्क्वायर, z इज बेसिकली r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा कितना है? x बाई z, z इज अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखने में लगता है कि ये बहुत टफ इंटीग्रेशन है, पर एक्चुअल में यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है। k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। अगर मैं एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं तो x की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। और तो और r भी कांस्टेंट है, यानी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट।
तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या आएगा, ये डी क्यू, ये वाला। सो बेसिकली एवरीथिंग इज कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एज अ स्टूडेंट मैं इसको याद रखता था ऐसे, के क्यू एक्स बाई जेड क्यू, और z मुझे याद रहता था ये वाली डिस्टेंस लेनी है। बाद में मैंने जब ये भी याद नहीं रहता था क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हो गए थे, तो मैंने ये फिगर आउट किया था कि एक्चुअल में रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिंग के सारे चार्ज को r डिस्टेंस पे रख दिया जाए और उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना आएगा, के क्यू बाई जेड स्क्वायर, और उसका कॉस कंपोनेंट ले लिया जाए तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाई जेड, तो के क्यू एक्स बाई जेड क्यूब हो जाता है। रिंग की सिमेट्री की वजह से आप उसके सारे चार्ज को एक पॉइंट पे रखो और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ले लो, क्योंकि वो एक्चुअली एक पॉइंट पे नहीं है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सबके एक्स कंपोनेंट जुड़ गए। क्या ये बात समझ में आई तुमको, या फिर तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है और तुम बोलो सर इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हम नहीं भूलेंगे, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब ऑल दिस ट्रिक इज फॉर समवन जिसको फॉर्मूले याद रखने में दिक्कत होती है, जिसको याद है उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एनीवे दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज और बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके, अब तो हो गया होगा, हटा दूं, ठीक है। ओके, तो क्विकली एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। एक रिंग है, उस पर क्यू चार्ज है एंड यू हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी, और ये दोनों पॉइंट एक्सिस पर है पर अलग अलग डिस्टेंस पर। ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √3l √3r where r is the radius, and b is at a distance of 2√2r. This one is not going to be easy, so please pay attention to your calculation. You have to calculate electric field at A upon electric field at B, ratio of electric field at both the points. Formula याद हो गया ना, electric field of a ring K Q X by Z cube, और Z कितना है, √r² प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, तो मैं सॉल्व करके देखता हूं, तुम लोग देखना कि तुमसे सिली मिस्टेक ना हो, और किसी का आंसर आए तो प्लीज बोलना। पहला स्टेप लिख लिया सबने, दूसरे स्टेप में गलती होगी तो प्लीज बी केयरफुल। अब मैच करो। फाइनल आंसर इज 27√3 अपॉन 16√2। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला एग्जाम में गिवन आ जाए तब भी लोग गलत करके आएंगे। रूट लेके स्क्वायर करना है, वो रूट लेके क्यूब करना है, उसका ध्यान रखना। यहां पर r² प्लस 3r² है, तो 4r² का रूट होगा 2r और उसका क्यूब होगा 8r³। ये वाला किया किसी ने? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। डन, हटाऊं इसको? ओके, ठीक है। इसके अलावा एक ये चीज और, ये वाला नीट के लिए मुझे पता नहीं, अभी तक तो पूछा नहीं गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आर्क। आर्क मतलब फुल रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 होता है, पर अगर हाफ रिंग आ जाए तो सेंटर पर फील्ड 0 नहीं होगा, या हाफ की जगह ऐसा कुछ आर्क आ जाए
तब भी सेंटर पर फील्ड 0 नहीं होगा। आर्क मतलब जिसका एंगल आपको गिवन होगा, एंगल है से अल्फा, या हाफ रिंग है तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो इन केसेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक सिंगल केस का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों याद कर लो, क्योंकि आर्क बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, 120 डिग्री, 180 डिग्री तो ये मैंने बनाया है, 90 डिग्री का आर्क हो सकता है, समझ रहे हो, 90 डिग्री का भी आर्क हो सकता है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे ना रिवाइज करने पड़े या इनमें से सारे डिराइव ना करने पड़े, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस वाले का फॉर्मूला याद कर लो, एक आर्क का। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन एल्फा बाई 2 अपॉन एल्फा बाई 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ small arc carrying charge q on it and radius of r। आई बात समझ में? और इधर देखो, देखते रहना इधर। अब इस फॉर्मूले का यूज करके इसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हाफ रिंग का के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका एंगल कितना हो गया ये 180 डिग्री यानी पाई, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा पाई बाई 2 यानी 2 बाई पाई, 2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही चलो, इसको मैंने करके दिखाया, इसको ट्राई करो। अगर एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल है 90 डिग्री वाला, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन एल्फा बाई 2, इस केस में अल्फा कितना है पाई बाई 2, तो साइन एल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4, तो आंसर आएगा 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर पाई, और साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो हो गया 2√2 के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ये तुम याद ही नहीं कर सकते, कितने याद करोगे, हर एंगल का अलग आएगा वैल्यू, 60 का कुछ और होगा, 120 डिग्री का कुछ और होगा। सो दिस इज जस्ट रिडिकुलस, यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल सच वैल्यूज, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, इसका छोटा सा प्रूफ है, मैं करके भी दिखा सकता हूँ, बट बिलीव मी तुम उसको कभी एग्जाम टाइम में नहीं करोगे। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी फ्यू फॉर्मूलाज जो आपको पता ही होने चाहिए। लिख लिया सबने, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, और बाकी इसके सब एप्लीकेशन से हो जाएगा। ठीक है, थोड़े कॉन्फिडेंस पाने के लिए यू हैव टू गिव मी आंसर ऑफ दिस वन। अगर 120 डिग्री का आर्क है और उसके ऊपर चार्ज Q है, इन सभी केसेस में चार्ज Q था, रेडियस R थी। ठीक है, मैंने लिखा नहीं पर ऑब्वियस है, चार्ज Q था, रेडियस R थी। इस केस में अगर चार्ज Q है और रेडियस R है, कैन समबडी टेल मी द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? एक सेकंड में लिखता हूं, 3√3 KQ अपॉन, फिर से बोलना, किसी का मैच कर रहा है? कोई और कंफर्म करो। समर्थ,
सार्थक, ये सार्थक चलेगा, समर्थ सार्थक दोनों। आदत हुई है मेरी, ये कंफ्यूजन सार भर चलेगा तुम्हारे नाम को लेके। मैं क्लीन करके सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस? कितना एंगल है ये? 120 डिग्री। वैल्यू हमेशा किस में पुट करनी है? रेडियन में। इसमें वैल्यू पुट करनी है रेडियन में। 120 डिग्री इज 2 पाई बाई 3। तो बाई फॉर्मूला वी शुड गेट के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर एन तेरा भी नहीं आया? साइन पाई बाई 3 अपॉन पाई बाई 3 ये होगा। 2 पाई बाई 3 है ना एंगल, और इसमें अल्फा बाई 2 आएगा, तो पाई बाई 3 अपॉन पाई बाई 3। आदित्य सॉल्व किया? बहुत ही गलत बात है ये। √3 बाई 2 और नीचे पाई बाई 3 है, तो वो 3 ऊपर आ गया होगा तो 3√3 बन जाएगा और नीचे 2 पाई बच गया। वेरी गुड। ओके, हटाऊं इसको? ठीक है, अब आई थिंक मैंने गॉस लॉ की एप्लीकेशन बता दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी का बता दिया। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज, हाँ, एक गॉस लॉ की और एप्लीकेशन होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लेकिन उस पर अच्छे क्वेश्चन पोटेंशियल को लेके बनते हैं, तो मैं तभी बताऊंगा। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। डाइपोल का पोटेंशियल और फील्ड दोनों बताना पड़ता है, तो बेटर टीच हिम आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नो? अगर उसको अभी बताएंगे तो उसका पोटेंशियल छूट जाएगा, फिर वो छूट ही जाएगा, फिर बाद में याद नहीं आता। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल टर्म का मतलब पता है किसी को? पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स टफनेस टू रीच दैट पॉइंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। पोटेंशियल का मतलब होता है टफनेस टू रीच दैट पॉइंट। ऑफ कोर्स फिजिक्स में तो टफनेस नाम का कोई टर्म होता नहीं है, तो फिजिक्स में वी डिस्क्राइब इट एज वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट मास, डिपेंडिंग हम कौन से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट मास टू रीच अ पॉइंट। फिर वही बात आती है कि कौन कर रहा है? तुम रीच कर रहे हो? नहीं, नॉट यू। इट इज एक्चुअली वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट चार्ज टू अ पॉइंट। बच्चों, इन जनरल जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि थोड़ी मेहनत करो, अपने पोटेंशियल तक रीच करो, तो उनका मतलब ये नहीं होता है कि किसी एक जगह पे पहुंच जाओ या वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। दे जस्ट आर आस्किंग यू टू गेट टू अ पॉइंट जहां पर पहुंचना बहुत टफ है, विच इज यूजुअली रियल लाइफ में सक्सेस पाना एंड पैसे कमाना एंड ऑल दैट, फेम पाना, सो दैट इज टफ। तो इफ अ प्लेस इज टफ टू रीच, इट इज एट हाई पोटेंशियल। लेकिन जब तुम हाइट के बारे में सोच रहे हो तो तुम एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हो।
ग्रेविटेशनल। चार्जेस के केस में हाइट से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पॉइंट बहुत टफ टू रीच है, जहां पर मास को ले जाना बहुत टफ है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाई है। अगर किसी जगह पर मास को ले जाना बहुत इजी है, ऑब्वियसली बात है, इसकी बात कर रहा हूं, अगर एक गिर जाए तो अपने आप घूमते घूमते यहां पहुंच जाएगा। अगर किसी जगह पर मास को ले जाना बहुत इजी है तो उसको क्या बोलेंगे? लो पोटेंशियल पॉइंट। यहां भी मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटी में ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचना टफ होता है, नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचना इजी होता है। चार्जेस के साथ हाइट का कोई लेना देना नहीं होता। चार्जेस में क्या होता है, लेट्स से इनिशियली पूरी की पूरी दुनिया सेम पोटेंशियल पे थी, पर आपने एक चार्ज उठा के यहां पे रख दिया। पहले पूरी की पूरी दुनिया सेम पोटेंशियल पे थी, कहीं पर भी आना जाना आसान था, कोई दिक्कत नहीं। आपने जैसे ही यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, अब ये पॉजिटिव चार्ज अगले पॉजिटिव चार्ज को यहां नहीं आने देगा। ये बात समझ में आती है? तो जैसे ही आपने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, हाइपोथेटिकली आप ये बोल सकते हो कि यहां का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। समझ में आ गई बात या नहीं? इस एरिया का पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि अगर अगले पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वन थिंग जिसको फील भी नहीं किया जा सकता। मतलब फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को एटलीस्ट फील तो किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो सिर्फ समझा ही जा सकता है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कुछ नहीं होता। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, आई कैन नॉट ड्रॉ इट, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। इफ अ पॉइंट हैज हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वहां पर और पॉजिटिव चार्ज को ले जाना इज टफ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई कहां पर होगा? जहां पर हमने खूब सारे पॉजिटिव चार्ज रख दिए। और लो कहां पर होगा? जहां पर हमने खूब सारे नेगेटिव चार्जेस रख दिए। अगर नेगेटिव चार्जेस रख दिए तो चार्ज अपने आप दौड़ के वहां चला जाएगा, वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है? पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जैसा नहीं होता कि आपको दिखने लग जाए कि अरे यहां पर एक पहाड़ है और यहां पर एक खाई है। इट इज समथिंग दैट विल बी फेल्ट बाय अ टेस्ट चार्ज। अगर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो दैट टेस्ट चार्ज विल फील कि यहां पर पोटेंशियल हाई है, यहां पे जाना बड़ा मुश्किल है, और यहां पर पोटेंशियल लो है, यहां पे जाना बड़ा आसान है। यू शुड राइट दिस वन डाउन, ऑल्दो दिस डजंट मेक एनी सेंस, बट समटाइम्स ऐसी चीजें जरूरी होती हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि अच्छे से यूज तभी कर पाओगे उसको जब उसका मीनिंग पता होगा। फॉर्मूला तो KQ/R सबको पता है, पर किसी का एक क्वेश्चन सही नहीं होता इसका। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स टफनेस टू रीच द पॉइंट। इट इज वर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज और पर यूनिट मास टू रीच अ पॉइंट। अब रीच तुमको नहीं करना है, रीच किसको करना है? पार्टिकल को। तो पोटेंशियल इज वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट चार्ज टू अ पॉइंट। मैं बच्चों लास्ट वाली डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा लिख दूं या लिख चुके तुम? थोड़ा सा और अच्छी इंग्लिश में लिख दूं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट is equal to work done per unit charge to bring a test charge to that point. लिख लिया?
तुम लोग लिखते हो ना, तुम बोलते हो ठीक है सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको बोल देंगे, लिख लिया। फोन फोन फुल हो गया है। भाई ये स्क्रीनशॉट वीडियोस ना, ये बहुत गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया है। मतलब इट वाज सपोज टू हेल्प एवरीवन, और अब ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है कि समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। हाँ, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं तुमको। मैं तुम्हें पोटेंशियल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, आर्यन तू परेशान मत होना ये सोच के कि सिलेबस कैसे खत्म होगा, सर चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइक 15 दिन में भी सिलेबस खत्म करा सकते हैं विद ऑल द फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट वरी, मतलब बहुत जल्दी सिलेबस खत्म होता है अगर सिलेबस खत्म कराने का टारगेट हो। लेकिन द थिंग इज कि ये पहला दूसरा चैप्टर ना इसके काफी थ्योरेटिकल है और किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमें आता है, मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है कि क्यू बाई आर, ना मीनिंग बिल्कुल नहीं आता और इसलिए एप्लीकेशन नहीं कर पाते। दो पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये तीनों अपनी जगह फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड, इनको मूव करना अलाउड नहीं है। अब मैंने बहुत दूर एक पॉइंट चूज किया, बहुत दूर मतलब ये इस लाइन के इधर इंफिनिटी है बच्चों। इंफिनिटी मतलब इतना दूर चले गए कि किसी चार्ज का कोई फोर्स, कोई फील्ड, कुछ नहीं है वहां पर। इंफिनिटी पर चार्जेस को रखना, घुमाना, दौड़ाना इज एफर्टलेस। इंफिनिटी इज वेरी फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग। तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज को मूव कराना बहुत आसान है। तो मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, या टेस्ट चार्ज भी क्यों, टेस्ट चार्ज से ही तो सारा कंफ्यूजन होता है। मेरे पास एक 5 कूलम चार्ज है और मैं इसको इंफिनिटी से लेके आया यहां तक। मैं इसको इंफिनिटी से यहां तक लेके आया 5 कूलम, और पता चला इस प्रोसेस में मुझे कितना वर्क करना पड़ा। इस प्रोसेस में मुझे वर्क करना पड़ा 500 जूल। ओके, मैं इंफिनिटी से इस चार्ज को दौड़ा के लाया पॉइंट ए पर और मुझे वर्क करना पड़ा 500 जूल। तो तुम क्या बोलोगे मुझे कि सर ये जो ए पॉइंट है इसका पोटेंशियल कितना है। तो आपको वर्क करना पड़ा फॉर 5 कूलम, तो इसका पोटेंशियल है 100 जूल पर कूलम। इस पर पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 100 जूल पर कूलम। आई बात समझ में या नहीं। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, 100 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। ओके, अब सुनो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है या 100 जूल पर कूलम मेहनत करनी पड़ती है टू रीच दैट पॉइंट, तो अगर मैं अगले चार्ज को लेट्स से 20 कूलम को लेके आया इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कहां है, पॉजिटिव चार्ज के और ज्यादा पास में है। अब कि मैं पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा दूर तक लेके आ रहा हूं, ठीक है। एक ही पॉजिटिव चार्ज सोचते हैं, दो दो क्यों सोचे, ठीक है। एक ही पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी यहां से हटाओ, नेगेटिव चार्ज यहां पे बनाते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं यहां तक इसको लेके आया, तो एक बात बताओ, ये ए पॉइंट इस वाले पॉजिटिव चार्ज के बहुत क्लोज बाई है। तो यहां पे जब चार्ज को ला रहे होंगे तो इसने बहुत रिपेल किया होगा। इसके कंपैरिजन में जो ये वाला पॉइंट है, बी पॉइंट, यहां का पोटेंशियल हाई होगा या लो होगा, लो होगा। पर हमने देखा कि जब इसको 20 कूलम चार्ज को यहां तक लेके आए तो हमको वर्क करना पड़ा 1200 जूल, ज्यादा वर्क करना पड़ा। पता है क्यों, क्योंकि हम पहले से बड़ा चार्ज लेके आ रहे थे, ज्यादा रिपल्शन लगेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ज्यादा वर्क करना पड़ा तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है। बी का पोटेंशियल कितना होगा, द पोटेंशियल ऑफ बी इज यू हैव टू डू 1200 जूल ऑन 20 कूलम।
दैट मीन्स यू हैव टू डू 60 जूल वर्क पर कूलम टू रीच दैट पॉइंट, यानी उसका पोटेंशियल कितना है 60 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई कि वर्क डन पर यूनिट कूलम क्यों पूछा गया पोटेंशियल? क्योंकि अगर सिर्फ वर्क डन बोल देते तो जो छोटे चार्ज को लाता उसे कम वर्क करना पड़ता और जो बड़े चार्ज को लाता उसे ज्यादा वर्क करना पड़ता। इसलिए वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 60 वोल्ट बी पॉइंट का, और ए पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट यानी 100 जूल पर कूलम। अब तीसरी चीज समझो कि अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है +4 कूलम, इसको थोड़ा सा भी इधर की तरफ करके छोड़ दिया तो ये तो बेचारा खुद से ही दौड़ के आ जाएगा ना यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए। इसमें तुमको इसको आगे जाने से रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग एनी क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज। तो उस रोकने में तुमको जो वर्क करना पड़ेगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो खुद से आगे जाना चाह रहा होगा और तुम उसे रोकोगे। तो मान लो तुम्हें वर्क करना पड़ा -200 जूल, तो इस पॉइंट का सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना बोलोगे? -200 जूल पर 4 कूलम यानी -50 जूल पर कूलम। तो दैट इज -50 वोल्ट। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि वहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं आसपास, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पर चार्ज खुद से चला जाएगा। आपको तो उसे रोकना पड़ेगा टू स्टॉप एट अ पॉइंट। जबकि पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब है कि वहां पर आसपास पॉजिटिव चार्जेस हैं एंड यू विल हैव टू डू सम पॉजिटिव वर्क, सम मेहनत टू टेक अ चार्ज टू दैट पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? ओके, रुक जाना, इसको मत ड्रॉ करो। इसको ड्रॉ करने की बजाय इसको समझना कि अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है? 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे चार्जेस बहुत दूर दूर होते हैं और उनका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। इस पॉइंट तक अगर आप 1 कूलम चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी से और आपको वर्क कितना करना पड़ा? 50 जूल, तो इसका पोटेंशियल कितना कहा जाएगा? 50 जूल पर कूलम, दैट इज 50 वोल्ट। अगर आप इससे ज्यादा क्लोज लेके आए यहां तक 1 कूलम के चार्ज को, तो आपको वर्क और ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ज्यादा रिपेल करेगा। दैट विल बी से 120 जूल। तो ये VA पोटेंशियल हो गया और ये VB पोटेंशियल हो गया। VB कितना हो जाएगा? 120 जूल पर कूलम वर्क करना पड़ रहा है यानी 120 वोल्ट। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। आप पॉजिटिव चार्ज के जितना क्लोज आते जाओगे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि आपको और ज्यादा टफनेस फेस करनी पड़ेगी वहां जाने में। तो हमें क्या करना है? हम हर बार इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। What we want to do is to calculate electric potential due to a point charge in its vicinity। एक पॉइंट चार्ज के आसपास का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इंक्रीज होता है तो वो कितना इंक्रीज होता है और उसका यूज क्या करना है। तो यहां पर अगर एक पॉजिटिव Q चार्ज है, किसी ने पूछा इससे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से यहां लेके आओगे, उसको लाने में कितना वर्क होगा वो कैलकुलेट करोगे और पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या ये कंसेप्ट समझ में आता है सबको? ओके। अब बस सिंपल सी बात रह गई कि सर यहां से इन्फिनिटी से यहां तक लाने का वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो प्रोसेस सीख लो। सीख क्या लो, उसका फॉर्मूला इतना इजी आता है कि सबने फॉर्मूला ही याद कर रखा है। वो प्रोसेस ये है कि आप इन्फिनिटी से उसको धीरे धीरे लेके आओगे। धीरे धीरे क्यों? क्योंकि आपको फालतू मेहनत नहीं करनी है, आपको उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है। आप उस पर एक फोर्स लगाओगे, जो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 1.00001 न्यूटन ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है उसके बराबर फोर्स लगाओगे और इन्फिनिटी से उसको यहां तक लेके आओगे, तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, एफ हो जाएगा के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप फोर्स पीछे लगा रहे हो, जबकि डी एक्स का मतलब हमेशा पॉजिटिव चेंज इन एक्स होता है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट में यहाँ एक माइनस एक्स आएगा और माइनस के क्यू क्यू। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को? 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है? -1/x। ये बहुत ही सैड थिंग है कि किसी ने आंसर नहीं बोला। एक्स स्क्वायर का लिमिट्स सॉरी -1/x। शुड आई एक्सप्लेन दिस? ये कैसे आया बच्चों? क्या हुआ, फ्राई हो गया तुम्हारा दिमाग? ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन x³/3। एक्स की पावर -2 का क्या होता है? एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, दैट इज एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यानी -1/x। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से r तक। आंसर आ जाएगा KQQ/r। इतना वर्क करना पड़ेगा। और पोटेंशियल क्या बोले थे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आंसर आया KQ/r। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ नियर बाई पॉइंट। लिख लो इसको। अब देखो, इसका यूज के लिए मैं इतना ज्यादा क्यों टेंशन ले रहा हूं कि तुम लोग क्यों गलत करते हो। मुझे ये सिखाना है। जैसे यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का अगर मैंने पोटेंशियल बोल दिया VA इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब है? यहां पर यू हैव टू डू 50 जूल टू टेक 1 कूलम चार्ज टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दूसरा पॉइंट है B, इसका पोटेंशियल बता दिया, VB इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट विच इज 30 जूल पर कूलम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B। Okay, now my question to you is calculate work done to move a charge of 5 coulomb from B to A। B से A ले जाना है एक 5 कूलम का चार्ज, कितना वर्क डन होगा? We have to calculate work done to move a charge from B। तुम लोग कर रहे हो या मैं बताऊं? +20 वोल्ट। तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बताया दोनों के बीच, पर मैंने तो वर्क डन पूछा है ना। 20 वोल्ट इज 20 जूल पर कूलम। ओके, और 5 कूलम मूव कर रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ? 100 जूल। एज अ स्टूडेंट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। एज अ स्टूडेंट आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, पर मैं उनमें से था जिनको 11th में पता था कि IIT में सेलेक्ट होना तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब रोटेशन चैप्टर में ही मुझे पता चल गया था कि मैं बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हूँ। रोटेशन में यूजुअली ये फील आ जाती है लोगों को कि क्या होने वाला है। स्टिल मुझे इस टॉपिक में दिक्कत फील हुई थी और स्टिल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता था किसी को जब भी मेरे कोई दोस्त डाउट पूछने आते थे, विच वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, तो व्हेन यू आर इन कोटा तो आपको पता होता है दूसरे दोस्तों से कि कौन क्या चल रहा है। इस बैच से लास्ट ईयर कितने परसेंटेज सेलेक्ट हुए थे? मैं A2 में था और वहाँ से 80% लोग सेलेक्ट होते थे और मैं टॉप 20 में था, तो आई वॉज प्रेटी श्योर कि आई विल सेलेक्ट। तो ये चीज़ मैं समझाने में दिक्कत करता था। अब मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज।
पोटेंशियल एट बी रिप्रेजेंट्स वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू बी पर यूनिट चार्ज। यानी इंफिनिटी से बी तक लाने का वर्क डन अगर लिखूं मैं, ये वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, और फिर यहां पे लिखूं वर्क डन टू टेक फ्रॉम बी टू ए, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह क्या हम बोल सकते हैं दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। क्या ये बात समझ में आती है? इंफिनिटी से बी प्लस बी टू ए is actually work done to take a charge from infinity to A. Is this thing clear to everyone? क्या ये बात समझ में आती है? क्या तुम ये एग्जाम में खुद से लिख पाओगे जब 3 पॉइंट्स होंगे तब A B C, है ना? I think it is pretty straightforward. Infinity से B plus B to A is work done to take a charge from infinity to A. Straightforward. तो by that logic, this प्लस दिस ये दोनों ऐड होके किसके बराबर हो जाएंगे? इसके। ठीक है, तो मैं इसको साफ से लिख देता हूं, ऐसे नहीं करता हूं। साफ से मतलब वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, अब तो और इजी दिखने लग गया मुझे, इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। समृद्धि बेटा समझ में आ रहा है ना ये? दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए का क्या फॉर्मूला निकला? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए माइनस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। और ये बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ ए बोल सकते हैं या नहीं? Q इंटू वी ए। और दूसरे वाले को क्या बोल सकते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ बी, Q इंटू वी बी। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाथ पे लिख लो या माथे पे लिख लो, लेकिन वर्क डन टू टेक का चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू चार्ज इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये फाइनल माइनस इनिशियल याद रख लोगे तो प्रोबेबली उस दिन भी रिकॉल कर लोगे जब एग्जाम में इसको अप्लाई कर रहे होगे। क्या ये चीज समझ में आई? इतना सन्नाटा समझ में है नहीं? ठीक है, मतलब चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं तुम्हें ये खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा एक बार और किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कर दोगे तो हमेशा हमेशा हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब मुझे इस पर कोई कुछ भी क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है। यू हैव टू सॉल्व दिस वन ओनली बाय योरसेल्फ। एक बार इधर से उधर सोचो, एक बार उधर से इधर सोचो, और अगर कर लिया फिगर आउट कि हाँ ये एक ही बात बोल रहे हैं सर और ये बहुत इजी है, तो तुम पोटेंशियल के क्वेश्चन कर लोगे। वरना लोग प्लस माइनस की गलती ही करते रहते हैं इसमें, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ ना कुछ कचरा मचा के रखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करूँगा। इसके एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास बच्चों होगी अब मंडे को, ठीक है, क्योंकि कल सम न्यू स्टूडेंट्स आर देयर जिनको मुझे बैकअप देना है, ताकि मतलब अभी नए स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं। एवरी वीक आई एम गेटिंग न्यू स्टूडेंट्स, तो मैं कल उसमें बिजी रहूँगा। ठीक है, तुम्हारे बैच में अभी कोई नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी के बैचेस के मतलब जो ऑफलाइन बैचेस हैं उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे उन सबको बैकअप क्लासेस देनी है। तो टुमारो एंड नेक्स्ट डे कोई क्लास नहीं रहेगी, मंडे से क्लास रहेगी। कुछ लोगों की फ़ीस आ गई है आप में से, बाकी लोग कंफर्म कर लो पेरेंट्स के साथ। अगर ज्वाइन करना है तो यू हैव टू नाउ सबमिट द फीस। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया आपको 3-4 दिन, नाउ यू नो कि तुम्हारा काम हो जाएगा या नहीं होगा। तो टेक अप योर डिसीजन और फिर हम मंडे को मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओके।